नमस्कार दोस्तों, सुपर एबीएच का आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 दिन से क्लासें नहीं हो पाई थी, तो आज हम देखते हैं कि अपने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होगा? किसी भी स्रोत अथवा उपकरण, कोई भी स्रोत या उपकरण जिसके द्वारा ऊर्जा का नियंत्रण पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि कोई भी विद्युत उपकरण जिसको हम काम में लेंगे, उसको दी जाने वाली जितनी ऊर्जा बिजली उसको देंगे, उस ऊर्जा को, उस बिजली को पूर्ण रूप से किसमें चेंज कर देगा? ऊष्मा में चेंज कर देगा। उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। पूर्ण रूप से ऊष्मा का मतलब, जैसे विद्युत हीटर है, तो हीटर को जब काम में लेंगे तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा, जितनी ऊर्जा उसको देंगे, जितनी बिजली उसको देंगे, उसको वो क्या करेगा? ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित करेगा। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर और विद्युत केतली, ये आदि इसके क्या है? उदाहरण है। विद्युत तापन का उपयोग, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत तापन का उपयोग किसमें करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करने में। प्रकाश उत्पन्न करने में किसका उपयोग करते हैं? तो अपना उत्तर होगा विद्युत तापन का उपयोग करते हैं। अब देखिए, यदि अपने को कोई प्रतिरोध R दिया गया हो, धारा I दी गई हो, विभवांतर V हो, प्रवाहित आवेश Q हो और समय T दिया गया हो, तो Q आवेश को प्रवाहित होने में किया गया कार्य, यानी कि जब Q आवेश प्रवाहित होगा तो इसमें कितना कार्य किया जाएगा? जो कार्य किया जाएगा वो किया जाएगा VQ, यानी कि विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर। अब देखो, जो शक्ति होगी, शक्ति क्या होगी? P बराबर W/T। अब देखिए, जो W होगा कार्य की जगह हम V क्यों लिख सकते हैं? क्या लिख देंगे? VQ/T। अब जो Q है, Q का मान चैप्टर के प्रारंभ में हमने देखा था कि I बराबर Q/T, यानी जो धारा होगी वो क्या होगी? आवेशों में प्रवाहित दर होगी। तो इससे हम Q का मान निकालेंगे। Q बराबर क्या होगा? IT। इस Q की जगह हम रख देंगे ये वाला IT रख देंगे, तो ये जो T होगा, ये T और ये T क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास बच जाएगा VI, यानी जो शक्ति होगी P बराबर, शक्ति जो होगी वो क्या होगी? VI, विभवांतर और धारा का गुणनफल। शक्ति क्या होगी? विभवांतर और धारा का गुणनफल क्या होगी? शक्ति होगी। अब देखिए, तो शक्ति होगी वो क्या कहेंगे? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और अपने पास आई VI। अब देखिए कि T समय में उत्पन्न ऊष्मा, जो समय T होगा उसमें ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी? तो वो होगी H बराबर VIT, यानी कि जो ऊष्मा होगी वो T समय तक जितना हम उसको शक्ति देंगे, उस शक्ति के बराबर क्या हो जाएगी? ऊष्मा होगी। अब देखिए, इस V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR लिख सकते हैं। IR कहाँ से आया? ओम के नियम से। तो इस V की जगह RI लिखेंगे, तो RI ये IT, I और I दोनों गुना हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा I² RT, यानी जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो क्या होगी? I²RT। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, इस समीकरण को हम क्या कहते हैं? जूल तापन समीकरण अथवा जूल तापन नियम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूल तापन समीकरण क्या है या फिर जूल तापन नियम क्या है। तो क्या होगा? H बराबर I²RT। अब जूल तापन समीकरण को हम याद करने के लिए क्या करेंगे? एक छोटी सी ट्रिक काम में लेंगे। वो ट्रिक क्या होगी? इसमें जो H है, इस H को हम क्या मान लेंगे? हसीना। अब देखना, H और हसीना, तो हसीना I ये दो है, तो क्या कर देंगे? 2 बार। और रात में, तो इसको हम याद कर सकते हैं कि हसीना I 2 बार रात में। ये हो जाएगा जूल तापन समीकरण अथवा जूल तापन नियम। अब देखिए, जूल तापन नियम से प्रतिरोध से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की निर्भरता, यानी कि जो H है, इस जो H है ऊष्मा वो किस किस पर निर्भर कर रही है।
तो इस समीकरण से भी हम देख सकते हैं कि ये एक तो धारा के वर्ग के क्या होगी, समानुपाती होगी। ध्यान रखना आपको, धारा का क्या आएगा, वर्ग आएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। दूसरा होगा ये प्रतिरोध के समानुपाती होगी। धारा का जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध की क्या होगी, समानुपाती होगी। और तीसरा देखिए ये क्या दे रखा है, समय, तो इस समय के भी क्या होगी, समानुपाती होगी। तो इस तरह से जो जूल तापन नियम से जो उत्पन्न ऊष्मा है वो किस पर निर्भर करेगी, एक तो धारा के वर्ग पर, प्रतिरोध पर और दिए गए समय पर। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हम देखेंगे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण है ये देखिए। एक तो जो बल्ब होगा, बल्ब का जो तंतु होगा वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो ये पूछता है कि बल्ब का तंतु किसका बना होगा, तो टंगस्टन। और बल्ब में कौन कौन सी गैस काम में लेते हैं, तो उसमें जो गैस काम में लेते हैं वो गैस कौन कौन सी होगी, एक तो होगी नाइट्रोजन और एक होगी ऑर्गन। एक तो होगी नाइट्रोजन और दूसरी होगी ऑर्गन। ये दो गैसें काम में ली जाती है। तीसरा है कि फ्यूज को परिपथ के कौन से क्रम में लगाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता श्रेणी क्रम, एक होता समांतर क्रम। तो फ्यूज को हमेशा कौन से क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। अब फ्यूज किसके बने होते हैं, तो फ्यूज बने होते हैं धातु अथवा मिश्र धातु के। फ्यूज धातु अथवा मिश्र धातु के बने होते हैं। जैसे कुछ धातु हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, इत्यादि धातु के फ्यूज बने होंगे। अब है कि फ्यूज भी जूल तापन का उपयोग है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जूल तापन का उपयोग, जूल तापन का उपयोग क्या है, फ्यूज। फ्यूज में किसका उपयोग किया जाता है, तो जूल तापन का उपयोग किया जाता है। तो इन चीजों का याद रखना। और उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। और अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।